हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी तक देख लिया होगा कि वर्ग 1 का दोस्तों जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ अब पात्रता परीक्षा बनकर रह गई है। और दोस्तों पात्रता परीक्षा को भी बहुत कठिन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना हुआ कठिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर माइनस मार्किंग अब होने वाली है और सब्जेक्ट का वेटेज है दोस्तों बढ़ा दिया गया है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन से एलाइड जो सब्जेक्ट हैं, अलाइड सब्जेक्ट हैं, सह विषय हैं, कौन कौन से मान्य किए जाएंगे और कौन कौन से नियम दोस्तों यहाँ पर चेंज हुए हैं। दोस्तों इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों जो द्वितीय एग्जाम का है दोस्तों, जो आपकी द्वितीय परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा है दोस्तों, जल्द ही आपकी मुख्य परीक्षा भी होगी दोस्तों। इसलिए इसको दोस्तों मार्च में कंडक्ट करवाया जा रहा है और दोस्तों मार्च के लास्ट में दोस्तों आपकी स्टार्ट हो जाएगी वर्ग 2 की, जो कि अप्रैल तक चलेगी। तो दोस्तों जल्द ही इनकी मुख्य परीक्षा भी होगी। दोस्तों मुख्य परीक्षा कब तक होगी मैं आपको पहले ही बता दूं। दोस्तों मुख्य परीक्षा आपकी हो जाएगी दोस्तों अगस्त सितंबर तक दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों, यह हो सकती है आपकी मुख्य परीक्षा। तो आप इसकी भी तैयारी दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दें पात्रता परीक्षा के साथ साथ में। दोस्तों उसमें भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इसमें भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो दोनों हालांकि सब्जेक्ट तो आपका सेम ही रहेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो चलिए दोस्तों क्या क्या नियम इसके बदले हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों यह नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख चुके होंगे कि आपके दोस्तों जो 12 से आपके फॉर्म डलने हैं और 27 जनवरी तक आपके फॉर्म डलेंगे और 1 मार्च से आपके बुधवार से यानी कि आपके एग्ज़ाम में जो स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आपके 2 पारियों में आपके एग्ज़ाम होने हैं। एक पारी दोस्तों आपकी सुबह से रहेगी यानी कि 9 से 11:30 तक दोस्तों, और एक पारी आपकी रहेगी 2 से 4:30 बजे तक। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों परिवर्तन, सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों आपको यहाँ देखने को एक मिल रहा होगा, अगर ध्यान से आपने नोटिफिकेशन देखा हो, कि रोजगार पंजीयन। दोस्तों यहाँ पर रोजगार पंजीयन की जो है अनिवार्यता यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। कहीं पर भी दोस्तों आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा कि आपको रोजगार पंजीयन चाहिए है। तो रोजगार पंजीयन की दोस्तों यहाँ पर जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट में रोजगार पंजीयन के लिए दोस्तों नहीं लिखा गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपने जो देखा होगा कि एक बात और यहाँ पर कही गई है कि आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षा मंडल द्वारा नहीं किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्राविधिक यानी कि प्रोविजनल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाते हैं पात्रता परीक्षा के लिए, जो कि आपके बाद में वेरिफिकेशन के लिए किए जाते हैं। तो यह सब आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, यानी कि आपकी जो परीक्षा है प्रोविजनल रहेगी। इसको दोस्तों मतलब कभी भी आपके अगर कुछ डॉक्यूमेंट गलत होते हैं तो इसको निरस्त किया जा सकता है। और दोस्तों आगे और अपडेट हम देखेंगे कि कौन कौन सी अपडेट यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य अपडेट हैं वह इसमें हम देखेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विभागीय नियम है इसमें कौन कौन से नियम सेवा शर्तें दिए गए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018, यानी कि दोस्तों दोनों की यहाँ पर संयुक्त काउंसलिंग है, जनजाति कार्य विभाग की भी और आपकी स्कूल शिक्षा विभाग की भी। समय पर जारी संशोधन नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित की जाएगी। पद का विवरण आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक है। पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी है। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश चयन कर्मचारी मंडल विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र जो यहाँ पर दिए गए हैं 17 परीक्षा केंद्र वह रहेंगे आपके। अब दोस्तों आपकी यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष आपकी दोस्तों यहाँ पर मतलब पीजी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। आपकी दोस्तों स्नातकोत्तर दोस्तों आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप रनिंग में हैं दोस्तों, स्नातकोत्तर आपकी जो MA MSc वगैरह जो चल रही है दोस्तों, अगर रनिंग में हैं आप, फर्स्ट सेमेस्टर दोस्तों आपका हो गया है तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर आपकी बीएड रनिंग है, सेकेंड ईयर आपकी चल रही है, तो भी दोस्तों आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों इसमें एडमिशन भी ले लिया है बीएड में, फर्स्ट ईयर भी आपकी चल रही है, तो भी दोस्तों आप इसमें फॉर्म डाल लें। और अगर आपने स्नातकोत्तर भी फर्स्ट सेमेस्टर भी हुआ है तो भी इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो सभी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एक दोस्तों यहाँ पर अपडेट इस बार अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो राजपत्र जारी हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि इस बार संस्कृत अध्यापकों की भी भर्ती निकलने वाली है, जो कि हमारे एमपी में कुछ संस्कृत अध्यापकों के जो स्कूल होते हैं दोस्तों उनके लिए, जो कि आपकी प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल के से लेकर दोस्तों सभी स्तर पर होती है। तो इनकी भी दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है अब निकलने वाली है। तो इनके लिए दोस्तों योग्यता क्या है
उच्च माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि। दोस्तों आचार्य की उपाधि यहाँ पर चाहिए और यहाँ पर दोस्तों बीएड भी होना चाहिए, बीएड भी अनिवार्य है। दोस्तों एक बात और आपको यहाँ पर याद रखना है कि द्वितीय श्रेणी में दोस्तों आपकी स्नातकोत्तर यहाँ पर होनी चाहिए। और जो थर्ड श्रेणी में दोस्तों रहते हैं उनको वहाँ पर तृतीय श्रेणी वालों को बाहर किया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी जो वेरिफिकेशन हुए हैं। और दोस्तों जो अर्हकारी अंक हैं सभी को पता है कि अन्य के लिए, अदर स्टेट के लिए और यूआर के लिए दोस्तों यहाँ पर 60% रहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों SC ST EWS OBC दिव्यांगजन इन सभी के लिए दोस्तों 50% अब कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पर आपके अर्हकारी अंकों की बात। और दिव्यांगजनों के लिए दोस्तों सभी के लिए रहेंगे, चाहे यूआर के हों चाहे कोई भी कैटेगरी के हों, उनके लिए 50% ही रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मुख्य बातें यहाँ पर कही गई हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब सिर्फ आपकी यह पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर आप नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। इसकी वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। यानी कि 2018 में भी आप अगर क्वालिफाई हैं तो आपके लिए यह परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यह पात्रता परीक्षा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मुख्य परीक्षा को लेकर अभी से बैठ जाएंगे तो दोस्तों आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं होगी। इसलिए आप इस परीक्षा का भी फॉर्म डालें, इसके जरिए दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों सरकार के जो नियम है समय समय पर बदलते रहते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आए, उन्होंने एक ही एग्जाम कर दिया और इनकी जो वैधता है आजीवन है, तो इसी के आधार पर कभी भर्ती कर ली वर्तमान में जो आने वाले भविष्य में। तो दोस्तों इसलिए आपको यह परीक्षा देनी चाहिए और अच्छी मेहनत के साथ दोस्तों यह परीक्षा देनी चाहिए, जिससे आपका अच्छा स्कोर इसमें हो सके। हो सकता है आने वाले समय में इसी के आधार पर दोस्तों भर्तियाँ हो सकती हैं, क्योंकि नियम चेंज होते रहते हैं। अर्थात बस 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि पुनः शामिल होने की आवश्यकता नहीं है 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डालें या ना डालें, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप फॉर्म इसमें अनिवार्य रूप से डालें, ठीक है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है यह आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, ठीक है। जो अभी इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनको चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। तो अलग से दोस्तों आपकी चयन परीक्षा होगी, जो कि मैं बता चुका हूं कि आपकी अगस्त से लेकर सितंबर तक आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है, मुख्य परीक्षा वर्ग 1 और 2 दोनों की। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की जो संदर्भ में तथा नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन तिथि तक आपको अर्जित करने होंगे। यानी कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, चाहे आपका MSc BSc यानी स्नातकोत्तर का आपका सब्जेक्ट उसमें आप अंतिम वर्ष में हैं और आप दोस्तों बीएड में अंतिम वर्ष में हैं, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म डालें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका सिर्फ इसको ऐसा मांगा जाएगा, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया थोड़ी लेट होगी, तो तब तक आपकी सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होके, ठीक है। अर्थात उस स्थिति को अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा की अंक सूची धारित किया जाना अनिवार्य होगा जब दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अपलोड होंगे मुख्य परीक्षा के बाद में, चयन परीक्षा के बाद में दोस्तों, तब आपको यहाँ पर अर्जित करना अनिवार्य होगा। अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात कही गई है, पास उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, जो कि मैं आपको पिछले अभी बता चुका हूँ दोस्तों, कि फर्स्ट ईयर वाले भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि इनको दोस्तों फॉर्म यह नहीं डाल सकते, अगर सिर्फ आप अंतिम वर्ष में ही हो तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं, और जो कि मैं आपको अभी थोड़ी सी मिस जानकारी दोस्तों दे चुका हूँ इसी वीडियो में पहले। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सुधार करना है इसमें, जिनकी अंतिम वर्ष है दोस्तों वही लोग यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा है।
ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अथवा दिव्यांग श्रेणी के हैं, उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। मतलब आपके पास में अगर आरक्षण का लाभ लेने वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। और दोस्तों आयु तो सभी को पता है कि 21 वर्ष वर्ग 3 में भी है तो वर्ग 1 में तो रहेगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। यहाँ पर दोस्तों सभी को पता है कि विषयवार आयोजित होगी। और यहाँ पर दोस्तों वेतन आप देख सकते हैं, इसमें वेतन का विवरण भी दिया गया है कि 36,200 प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर रहेगा आपका। भर्ती नियम 2018 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है कि पीवी के द्वारा दोस्तों कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा अलग से 100 रुपये आपका यहाँ पर शुल्क दोस्तों लिया जाएगा और 50 रुपये दोस्तों लिया जाएगा आरक्षित वालों से। अनारक्षित वालों से दोस्तों 100 रुपये अलग से चार्ज यहाँ पर लिया जाएगा। और दोस्तों और आगे की अपडेट है इसमें, और आगे की आप अपडेट भी इसमें देखें। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी चेतावनी दी गई हैं। परीक्षा हाल जाने हेतु आवश्यक सामग्री, दोस्तों जो मुख्य जानकारी हुआ भी हमें देखना है इसमें। यहाँ पर दोस्तों आप मूल्यांकन पद्धति देखेंगे तो आपकी दोस्तों इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन अब होगा। प्रत्येक 4 प्रश्नों पर दोस्तों एक उत्तर आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन भी है जो कि मुख्य दोस्तों यहाँ पर जो है अपडेट यहाँ पर आया है, मुख्य परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। और जो आपके यहाँ पर दोस्तों एग्जाम सेंटर है इसमें भी थोड़ा सा इस बार परिवर्तन किया गया है। बैतूल है दोस्तों यहाँ पर जो कि नया शायद जुड़ा है, बालाघाट है, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा दोस्तों इस बार नया जुड़ा हुआ है, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। दोस्तों यहाँ पर दमोह, दोस्तों यहाँ पर दमोह को अब हटा दिया गया है, दमोह में सेंटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रीवा को दोस्तों ऐड कर लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपके ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में दोस्तों निर्देश दिए गए हैं कि आपकी परीक्षा के 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बायोमेट्रिक आपका सत्यापन भी दोस्तों होगा। तो यह समस्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मुख्य परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आपकी दोस्तों पात्रता परीक्षा है 150 अंकों की होगी। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिनके 4 विकल्प होंगे, एक सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हुआ दोस्तों। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्नों के लिए 1 अंक आपका काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ एवं भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। दोस्तों भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पर 50 का रहता था वेटेज, अब यहाँ पर दोस्तों वेटेज है 30 अंकों का कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस आपका वही है। यानी कि आपकी जो हिंदी दोस्तों 10 की रहती थी यहाँ पर 8 की कर दी गई। सामान्य अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पर 7 अंकों की रहती थी, इसको 5 का कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक अंक की योग्यता यहाँ पर दोस्तों 7 अंकों की कर दी गई है, जो कि पहले दोस्तों 15 अंकों की अलग अलग रहती थी। रीजनिंग आपकी, मैथ्स और यहाँ पर सामान्य ज्ञान कम से कम 20 अंकों की दोस्तों यहाँ पर अलग रहती थी। शिक्षा शास्त्र पहले 15 का आता था दोस्तों, अब 10 का कर दिया है। तो कुल इस प्रकार दोस्तों आपके 30 अंक यहाँ पर आ रहे हैं। और जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, जो 16 सब्जेक्टों के लिए आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पर 100 से दोस्तों बढ़ाकर यहाँ पर 20 अंक इसमें बढ़ा दिए गए। तो 120 का दोस्तों आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है। 120 का सब्जेक्ट आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। और दोस्तों जो आपका स्तर है दोस्तों, आपका जो स्तर यहाँ पर रहेगा आप देख रहे हैं, पेडागोजी विषय स्तर स्नातक स्तर का होगा दोस्तों। स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर का यहाँ पर होगा। और जो आपका सब्जेक्ट है इसमें कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन कठिनाई स्तर दोस्तों यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर का होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत कठिन पेपर आता है वर्ग 1 का, स्नातकोत्तर स्तर का कठिनाई स्तर यहाँ पर होगा। और दोस्तों जिसका सिलेबस है आप विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं। और दोस्तों जो अलाइड सब्जेक्ट हैं उनको भी हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो सह विषय की है दोस्तों अलाइड सब्जेक्ट, इनकी सूची यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि अगर आप मतलब मान के चलो पहले क्या होता था दोस्तों, किसी ने बीएससी की है, किसी ने दोस्तों बीएससी की है और उसके बाद में दोस्तों एमए कर लेता है। वह राजनीति से कर सकता है, ज्योग्राफी से कर सकता है, हिंदी से, कोई भी सब्जेक्ट से एमए कर लेता था। वह दोस्तों वर्ग 1 में नियुक्त हो चुका था। लेकिन इस बार दोस्तों जो परिवर्तन किया गया है, आपको देखा होगा कि सेकंड काउंसलिंग में भी लोगों को बाहर किया गया है स्नातक स्तर पर मूल विषय ना होने के कारण, जबकि फर्स्ट काउंसलिंग में दोस्तों यहाँ पर लिया गया था, लेकिन अब सेकंड में दोस्तों इसको चेंज कर दिया है। और यहाँ पर भी दोस्तों नोटिफिकेशन वही बात आपको देखने को मिल रही है। अलाइड सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर मतलब अलाउ किए गए हैं कि यानी कि गणित है अगर,
तो गणित में दोस्तों आपका व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च, दोस्तों इनको इसमें मान्य किया जाएगा गणित सब्जेक्ट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शर्त रखी गई है कि सह विषय यह सब्जेक्ट आपके हैं, यह सब्जेक्ट दोस्तों इससे आपने किया है स्नातकोत्तर इन सब्जेक्टों से किया है, लेकिन स्नातक स्तर पर आपका एक सब्जेक्ट गणित जरूर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया सह विषय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि स्नातक स्तर पर अब आपका गणित होना जरूरी है, चाहे आपका मतलब MSc है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने की हो, लेकिन आपकी मैथ्स स्नातक स्तर पर होना अनिवार्य है। दोस्तों यही अनिवार्यता हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रख दी गई है। आप रसायन शास्त्र में भी देखोगे, बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक विज्ञान, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इनकी दोस्तों सभी सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्नातक स्तर पर दोस्तों आपका क्या है, रसायन शास्त्र होना बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने दोस्तों यहाँ पर जैसे राजनीति वगैरह का इनका देखें दोस्तों, बायोलॉजी में दोस्तों ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके सहायक सब्जेक्ट हैं जो सह विषय हैं इसमें आ रहे हैं। भौतिक शास्त्र में जो भी आ रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं, कृषि में भी जो भी आपके यहाँ पर आ रहे हैं वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपकी BSc एग्रीकल्चर कृषि से ही होना चाहिए, मुख्य विषय से, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य के लिए भी आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका जो भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, संस्कृत, ये सब्जेक्ट आपके हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं हिंदी से। लेकिन सह विषय मतलब आपकी जो स्नातक है वह हिंदी से ही होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हो। यानी कि स्नातक में यह सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। दोस्तों यही परिवर्तन यहाँ पर मुख्य किए गए हैं, जो कि जिनकी वजह से वर्ग की भर्ती जो विवादों में रही है, लेकिन इस बार इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, पूरा का पूरा सभी दोस्तों यहाँ पर क्लियर कहा गया है। और दोस्तों यहाँ पर और नोट करके लिखा गया है, अप्लाइड शब्द का प्रयोग अर्थ प्रायोगिक, व्यवहारिक, अनुप्रयुक्त होता है। अतः स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय जिनके आगे अप्लाइड लिखा होगा वे मान्य होंगे। यानी कि दोस्तों जहाँ पर अप्लाइड लिखा होगा, अप्लाइड जिनमें लिखा होगा दोस्तों वह मान्य होंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य सभी सह विषयों में से सह विषय जो संयुक्त रूप से 2 या अधिक विषयों के संयोजन से हो अथवा एक विषय साथ अन्य विशिष्टीकरण को भी मान्य किया जाएगा, जैसे जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों अगर 2 सब्जेक्टों से आपका एक सब्जेक्ट बना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मोलिकल्चर, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो दोस्तों अगर 2 विषय से आपका एक सह विषय बना है संयुक्त रूप से जुड़कर, तो भी आप यहाँ पर मान्य होंगे। अप्लाइड विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा, जैसा कि आप उसमें अभी देख चुके हैं कॉलम 4 में। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न सह विषयों को मान्य करने के संबंध में जारी निर्देशों में उल्लेखित सह विषय मान्य होंगे, परंतु अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर कॉलम 4 में अंकित विषय में स्नातक उपाधि अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर यही किया गया है, जो कि आपको यहाँ पर कॉलम 4 में दिख रहा है। कॉलम 4 दोस्तों यहाँ पर कि आपको अगर कोई भी आपका यह सब्जेक्ट हो, यह सब चल जाएगा अप्लाइड वाला दोस्तों। लेकिन आपका जो दोस्तों कॉमर्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर मुख्य विषय जो आपका वाणिज्य है वह स्नातक स्तर पर होना अनिवार्य है। यह सबसे दोस्तों बड़ा परिवर्तन इसमें किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और वर्ग 1 के लिए दोस्तों पेडागोजी और वर्ग 2 के लिए पेडागोजी और दोस्तों शिक्षा शास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।